जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया था, उसी माँ ने लालच और हसद में आकर अपनी ही बहू की जान लेने का फैसला कर लिया। घर के अंदर खामोशी थी, स्टोर रूम में मौत तैयार खड़ी थी, और अगर उस रात मासूम बेटी ने रोते हुए फ़ोन ना किया होता तो शायद सच कभी सामने ना आता और ये दर्दनाक कहानी हमेशा के लिए दफन हो जाती। मरियम को फालिज हुआ तो वो बिस्तर से जा लगी। अहमद ने अपनी अम्मा को फ़ोन किया और कहा कि मेरी बीवी का अच्छे से इलाज करवाओ, जितना भी खर्च आएगा मैं भेज दूंगा। अम्मा इलाज के नाम पर अहमद से पैसे मांगती रहीं, मगर वो रकम मरियम पर खर्च करने के बजाय अपनी बेटियों पर उड़ा देतीं। मरियम को स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर दिया गया, जहां उसकी छोटी छोटी बेटियां ही उसकी देखभाल करती थीं। एक दिन अहमद ने अम्मा से कहा कि वो अगले महीने पाकिस्तान आएगा। ये सुनकर अम्मा ने दिल में सोचा कि मरियम को मार दिया जाए ताकि बेटे को उसकी असल हालत का इल्म ना हो। अगले दिन उसने अपनी बेटियों को बुलावा भेज दिया। इसी दौरान अचानक अहमद दुबई से आ गया। जब उसने घर के हालात देखे तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अहमद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसके वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारियां अहमद के कंधों पर थीं। शुरू में अहमद पाकिस्तान में ही काम करता था, मगर घर के अखराजात बढ़ने लगे। उसने सोचा कि अगर मैं यहीं रहा तो ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकूंगा। मुझे परदेस जाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूं और अपने घर का भला कर सकूं। अहमद परदेस गया और वहां मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया। कुछ अरसे बाद वो पाकिस्तान वापस आया ताकि अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारियां संभाल सके। शादी की तैयारियां मुकम्मल हुईं और अहमद ने अपनी बहन को खुशी खुशी रुखसत कर दिया। एक दिन अहमद छत पर बैठा हुआ था कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो छत पर कपड़े सुखा रही थी। वो लड़की बहुत ही मासूम और शरीफ सी लग रही थी। अहमद उसकी सादगी देखकर उसे देखता ही रह गया। उसी लम्हे उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठी। वो लड़की मरियम थी, जो पड़ोस में अपने चचा और चची के साथ रहती थी। उसके वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो चुका था और वो एक यतीम लड़की थी। मरियम की मासूमियत और नेक दिल तबीयत ने अहमद का दिल जीत लिया और यूं अहमद और मरियम की मोहब्बत की इब्तिदा हुई। कुछ दिन बाद अहमद ने अपनी माँ से दिल की बात करने का फैसला किया। उसने हिम्मत जमा की और कहा, अम्मा, जो पड़ोस में मरियम है ना, मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो अहमद? वो एक यतीम लड़की है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, उसके सर पर वालिदैन का साया नहीं। मैं ऐसी लड़की को तुम्हारी दुल्हन हरगिज़ नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में कराऊंगी जो बहुत सा जहेज लेकर आए। मगर अहमद के दिल में मरियम की मोहब्बत पहले ही जाग चुकी थी। इसने साफ कह दिया, माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो मरियम से, वरना किसी से नहीं। आखिरकार माँ को बेटे की मजबूत जद के आगे हार मानना पड़ी। इस तरह अहमद मरियम को सादगी और आजिज़ी के साथ अपने घर बहू बनाकर ले आया। अहमद और मरियम दोनों बहुत खुश थे। मरियम की मासूमियत, नेक दिल्ली और मोहब्बत भरा रवैया अहमद के दिल को हर दिन मजीद खुशी देता रहा। अहमद हर लम्हा अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारता और मरियम भी हर काम में पूरी लगन और मोहब्बत के साथ अहमद का साथ देती। मगर मरियम की सास इन दोनों को खुश नहीं देख सकती थी। जब भी वो अहमद और मरियम को एक साथ देखती तो उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नाराजी साफ झलकती। वो दिल ही दिल में सोचती, ये दोनों इतने खुश कैसे हैं? ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ है और मेरी इज्जत के लिए खतरा है। मगर सास की नाराजी अहमद और मरियम की खुशियों में रुकावट न बन सकी। हर मुश्किल के बावजूद वो एक दूसरे के और करीब होते गए। इसी तरह वक्त गुजरता गया और 5 साल बीत गए। इस दौरान अल्लाह ताली ने अहमद और मरियम को 2 बेटियों से नवाजा। ये नामत उनके लिए खुशियों और उम्मीद का बायस बनी। अहमद और मरियम अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत और सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे और घर का माहौल खुशियों से भर गया। जब बेटियां 3 साल की हो गईं तो अहमद दोबारा परदेस चला गया ताकि अपने खानदान के लिए मेहनत जारी रख सके। मरियम अहमद के जाने से बहुत वो उदास थी, मगर जानती थी कि अहमद की मेहनत और कुर्बानी इन सब के बेहतर मुस्तकबल के लिए जरूरी है। इसी तरह अहमद दोबारा परदेस चला गया और मरियम अपनी बेटियों के साथ सब्र और तहम्मुल के साथ जिंदगी गुजारने लगी। फिर एक दिन अचानक मरियम को शदीद फालिज का अटीक हुआ, जिसकी वजह से वो चारपाई से लग गई। अम्मा ने बेटे से कहा, मरियम को फालिज हो गया है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हो सके तो टिकट करवा लो और फौरन पाकिस्तान आ जाओ।
ये सुनकर अहमद के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सदमे में आ गया और उसे उम्मा की बात पर यकीन न आया। अहमद ने कहा, उम्मा, मैं तो 3 दिन पहले ही दुबई आया हूं, तब मरियम बिल्कुल ठीक थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे फालिज हो गया? उम्मा बोले, बेटा, बड़े वक्त का कोई पता नहीं होता, वो बताकर नहीं आता। मरियम की हालत बहुत खराब है, अगर हो सके तो पाकिस्तान आ जाओ और अपनी बीवी का इलाज करवाओ। अहमद ने कहा, उम्मा, मैं यहां मजदूरी करता हूं और छोटे मोटे काम करके आप सबके अखराजात पूरे करता हूं। अगर पाकिस्तान वापस आ गया तो मरियम का इलाज कहां से करवाऊंगा? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचेगा। ये सुनकर उम्मा परेशान हो गईं और कहने लगें, अच्छा ठीक है, वहीं रहो, थोड़े बहुत पैसे कमा लो और फिर वापस आ जाना। तब अहमद ने कहा, उम्मा, आप मेरी बीवी मरियम का बहुत अच्छे तरीके से इलाज करवाओ, इसका बहुत ख्याल रखो। मैं यहां दिन रात मेहनत करके आपको पैसे भेजता रहूंगा, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। थोड़ी देर उम्मा ने अहमद को तसल्ली दी और फिर फोन बंद कर दिया। अहमद इसी वक्त अपने मालिक के पास पहुंचा और कहा, मालिक, घर में मेरी बीवी की हालत शदीद इमरजेंसी में है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कुछ तनख्वाह एडवांस दे दें और डबल शिफ्ट में भी मेरा नाम लिख दें। आज के बाद मैं 20 घंटे ड्यूटी करूंगा। मालिक ने कहा, ऐसा करने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मगर अहमद ने कहा, मैं यहां अपने घर वालों के लिए हूं। मेरी बीवी मरियम शदीद बीमार है, उसे फालिज का खतरनाक अटैक हुआ है। इसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और डबल शिफ्ट किए बगैर मैं ये पैसे नहीं कमा सकता। मालिक ने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और डबल शिफ्ट करने वालों में उसका नाम शामिल कर दिया। अहमद दिन रात मेहनत करने लगा। वो सिर्फ 4 घंटे सोता और बाकी वक्त डबल शिफ्ट करता। वो सारे पैसे उम्मा को भेज देता ताकि उसकी बीवी मरियम का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। मगर अहमद को ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में मरियम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा था। अम्मा ने शुरू में मरियम का इलाज करवाने की कोशिश की, मगर जैसे ही ज्यादा पैसे आने लगे और देखा कि ये रकम मरियम की दवाओं पर खर्च हो रही है तो उसकी नीयत बदल गई। उसे गुस्सा आने लगा। उसने कहा, दिन रात मेरा बेटा मेहनत करता है और सारे पैसे उसकी दवाओं पर चले जाते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसके बाद उम्मा ने मरियम के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए। हर चौथे दिन अपनी बेटियों को बुलाकर घर में पार्टियां होने लगें। मरियम कमरे में पड़ी रोती और ससकती रहती। उसकी छोटी छोटी 5 और 6 साल की बेटियां ही उसका ख्याल रखतें, पानी लाकर पिलातें और बचा खचा खाना खुला देतें। मरियम की हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी। जब तक वो ठीक थी, इस घर पर इसी का राज था, मगर जैसे ही बीमार होकर बस्तर से लग गई, इसके दिन बदल गए। अंधेरा जैसे उसकी किस्मत पर छा गया था। नंद आते तो उससे हाल तक न पूछते। यही वो नंदें थीं जो कभी मरियम की तारीफ करते नहीं थकते थीं। मरियम लाचार हुई तो सबने अपना असल चेहरा दिखा दिया। अब वो सारा दिन अपनी माँ के पास बैठती थीं और उसके शौहर की भेजी हुई कमाई फजूल खर्ची में खत्म हो जाती, मगर भाभी का हाल पूछने की भी जहमत न करती। एक दिन रात का खाना मरियम के लिए नहीं बचा। अगले दिन सुबह भी कुछ न मिला। दोपहर को नंदों की दावत थी जिसमें अच्छा खासा खाना बना था। मरियम की बेटी चुपके से किचन में गई, एक रोटी और थोड़ा सा सालन चराकर मरियम को खिलाने लगी। बच्चियां खुद भी भूखी थीं। इसी दौरान एक नंद ने ये मंजर देख लिया और शोर मचा दिया। इसने बच्चों के मासूम चेहरों पर जोर से थप्पड़ मारे और कहा, अब तुम्हारी मां तुम्हें चोरी करना भी सिखा रही है। कितनी नालायक औरत है। क्या उसे नहीं मालूम कि बच्चों की तरबियत इसी उम्र में होती है? अगर अभी से चोरी सिखा दी तो ये आदत बड़ी उम्र तक रहेगी। फौरन अहमद को फोन किया गया और कहा गया, तुम्हारी बीवी बच्चियों की बहुत बुरी तरबियत कर रही है, उन्हें चोरी करना सिखा रही है। सब कुछ दस्तयाब है, फिर भी ये चुपके से खाना चुराती हैं। पहले सबके सामने खाती हैं, बाद में चोरी करती हैं। अहमद ने यह सुनकर गुस्सा जाहिर किया और कहा, मरियम पहले ऐसी नहीं थी, लगता है बिस्तर पर मजबूर होने के बाद इसका दिमाग खराब हो गया है। अब आप लोगों को बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। छोटी नंद का शौहर बाहर रहता था, इसलिए वो अपने बेटे के साथ वहीं रहने लगी। उसने मुस्तकिल तौर पर मैके में जगह बना ली थी और मरियम के कमरे पर उसकी नज़र थी। उसने अम्मा से कहकर वो कमरा लेना चाहा, मगर मरियम की मौजूदगी मसला बनी हुई थी। जब उसके बेटे को बुखार से दाने निकल आए तो उसने शोर मचाया।
एक तो मैं भाभी का ख्याल रखने के लिए अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई हूँ, ऊपर से मुझे अच्छा कमरा भी नहीं मिल रहा, मैं वापस जा रही हूँ। अम्मा ने नरमी से कहा, तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं। मरियम वैसे भी मजबूर और लाचार है, बोल नहीं सकती। हम तुम्हारे लिए मरियम वाला कमरा खाली कर देते हैं, उससे वैसे भी फजूल मसाइल हो रहे होंगे। एयर कंडीशन की ठंडी हवा उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसे गर्मी की जरूरत है। ये सुनकर नंद के दिल को सुकून मिला। वो बोली, भाभी कमरा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी ना? सास ने कहा, मैं कौन सा उससे इजाजत लेने जा रही हूं। जब वो कमरे में गईं तो देखा मरियम के मुंह से थूक बह रहा था, गंदगी फैली हुई थी, सफाई ना होने की वजह से बदबू थी। उसने कहा, आज से तुम स्टोर रूम में सोया करो, अब वही तुम्हारा कमरा होगा। इस कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ है, मेहमान आएंगे तो वहीं बिठाए जाएंगे। तुमने यहाँ जो गंदगी फैला रखी है, इसके बाद तुम्हें इस कमरे में नहीं रखा जा सकता, नहीं सुना जाएगा। इसीलिए तुम्हें स्टोर रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये कहकर सास ने मुलाजिमा को बुलाया और मरियम को जबरदस्ती स्टोर रूम में धक्का देकर बंद करवा दिया। अपनी माँ के साथ ये सलूक देखकर उसकी दोनों बेटियां फूट फूट कर रोने लगीं, मगर किसी ने एक न सुनी। मरियम के कमरे पर छोटी नंद ने कब्जा कर लिया और वहां सफाई करवाकर आराम से रहने लगी। इधर अहमद दुबई में सख्त मेहनत कर रहा था। उसकी मेहनत देखकर मालिक भी मुतासिर हो गया। उसने अहमद को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दिन रात डबल शिफ्ट कर रहे हो, ये जाहिर करता है कि तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो और अपने खानदान को कितना अजीज रखते हो। अहमद ने सर झुका लिया, आंखों में आंसू भराए और कहा, मेरी पूरी जिंदगी परदेस में बीवी और बच्चों के लिए गुजर गई और आज मरियम की ये हालत है। मेरे पास पैसे नहीं, मैं यहाँ रहकर ही कमा सकता हूँ ताकि इसका इलाज करवा सकूं। ये परदेस की जिंदगी इंसान को कितना बेबस और लाचार कर देती है। ये कहते हुए अहमद रो पड़ा तो मालिक ने खुद उसके आंसू साफ किए, उसे गले लगाया और तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारी बीवी के इलाज का सारा खर्च मैं खुद उठाऊंगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती और तुम वापस आकर काम शुरू नहीं करते, मैं तुम्हारे घर का पूरा खर्च देता रहूंगा। हर चीज के पैसे फराहम किए जाएंगे। तुम बेफिक्र होकर पाकिस्तान जाओ और अपनी बीवी का इलाज करवाओ। मैं खुद इस दर्द से गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हारी तकलीफ को समझता हूं। उस वक्त मेरी कोई मदद नहीं की गई थी, मगर आज मैं मदद करने के काबिल हूं और जरूर करूंगा। अहमद बार बार अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता रहा, उसके कदमों में बैठकर रोता रहा और दुआएं देता रहा। पाकिस्तान जाने से पहले अहमद को कुछ जरूरी काम निपटाने थे, जिनमें वो मसरूफ हो गया। उसने अपनी मां को फोन करके बताया, मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रहा हूं और खुद मरियम का इलाज करवाऊंगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आप भेजती हैं उनमें मुझे कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। हकीकत ये थी कि माँ और नंदें शुरू से ही एक ही रिपोर्ट की तस्वीरें बार बार अहमद को भेज रही थीं। हर बार वही रिपोर्ट्स देखकर अहमद मायूस हो जाता। उसे लगता था शायद पैसे कम होने की वजह से इलाज दुरुस्त नहीं हो रहा। वो ये नहीं जानता था कि हर बार एक ही रिपोर्ट उसे दिखाई जा रही है। जब मरियम को कभी कमरे में बिठाया जाता तो उसे थोड़ा सा साफ करके तस्वीरें बना ली जाती और अहमद को भेज दी जाती। बच्चियों को बाहर से अच्छा खाना खिलाकर वीडियोस बनाकर भेज दी जाती ताकि अहमद मुतमईन रहे। अहमद यही समझता रहा कि उसकी माँ और बहनें उसकी बीवी और बच्चों का बहुत ख्याल रख रही हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन अहमद काम में मसरूफ था कि अचानक एक फ़ोन कॉल आई। फ़ोन सुनते ही उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने फ़ौरन पाकिस्तान की टिकट करवाई और रवाना हो गया। पाकिस्तान में जब मां को पता चला कि अहमद वापस आ रहा है तो उसके होश उड़ गए। वो जानती थी कि बेटियां कहीं ना कहीं अहमद को सच बता देंगी। उसे मालूम हो जाएगा कि उसके भेजे हुए पैसे मरियम पर खर्च नहीं हुए बल्कि ऐशो आराम में उड़ा दिए गए। पार्टियां होती रहीं जबकि उसकी बीवी और बच्चे भूखे रहे। मां ने बेटी से मशवरा किया तो उसने कहा, अम्मा, मसला वाकई बड़ा है मगर आपका दिमाग बहुत चलता है, इसका भी हल निकाल लेते हैं। भाभी से हमेशा के लिए जान छुड़ा लें, या तो उसकी जबान बंद कर दें या कोई ऐसी दवा दे दें कि उसका फालिज और बढ़ जाए। माँ ने कहा, जितनी भी दवा दे दें, अहमद आकर इसका इलाज करवा लेगा और वो ठीक हो जाएगी। मैंने देखा है वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और वो ये है कि मरियम मर जाए। ये कहकर उसके जहन में खौफनाक मंसूबा आ गया। मैं मरियम को जान से ही मार देती हूँ, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो अहमद हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वो पोस्टमार्टम भी नहीं करवाएगा, कब्र में हड्डियां गल सड़ जाएंगी, उन हड्डियों का वो क्या करेगा? बच्चियों को भी बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लेंगे। अभी से उनका ख्याल रखेंगे तो वो हमारी ही बात मानेंगी। अगले दिन अम्मा ने अच्छा सा खाना बनाया और बच्चियों को खिलाया। बच्चियां बहुत अरसे बाद अच्छा खाना खाकर खुश हो गईं। वो अपनी माँ के लिए भी खाना ले जाना चाहती थीं। इसी दौरान अम्मा ने मरियम के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं ताकि वो गहरी नींद सो जाए और फिर उसे मार दिया जाए।
खाना देते वक्त छोटी बेटी के हाथ से सालन गिर गया। मरियम ने रोटी तो खा ली मगर सालन नहीं खाया। उसने टूटी फूटी जुबान में बेटी से कहा, चुपके से ये सालन साफ करके कहीं फेंक दो, अगर दादी या फूफी ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगी। वो खुद तकलीफ में होने के बावजूद बच्चियों को उनके जुल्म से बचाने की कोशिश कर रही थी। रात को मरियम सो गई। कुछ देर बाद अम्मा और नंद दबे पांव स्टोर रूम में आईं। देखा तो मरियम गहरी नींद सो रही थी। शायद आज उसके पेट में रोटी थी, इसलिए उसे कुछ सुकून था। हकीकत ये थी कि उसकी बीमारी इतनी शदीद नहीं थी जितनी इलाज ना होने की वजह से बन गई थी। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि अगर वक्त पर इलाज हो जाता तो मरियम जल्द ठीक हो सकती थी, मगर वो उसे ठीक होता देखना ही नहीं चाहते थे। दोनों खामोशी से मरियम के करीब आईं, वहां पड़ा हुआ तकिया उठाया और उसके मुंह पर रख दिया। उसी लम्हे घर में अचानक आहट हुई। वो दोनों घबरा गईं और जोर से मरियम का मुंह दबाने लगी ताकि जो भी आया है उसके पहुंचने से पहले मरियम को मार दें और फिर शोर मचा दें कि मरियम मर गई है। मगर उसी लम्हे अहमद दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अपनी माँ और बहन को ये हरकत करते देखकर वो चीख पड़ा, अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? फौरन पीछे हट जाएं। वो दौड़कर आगे आया और मरियम के मुंह से तकिया हटा दिया। माँ और बहन घबराकर कहने लगीं, हम तो बस ये देखने आई थीं कि भाभी सो गई है या नहीं। अहमद ने गुस्से से कहा, ये तुम उसे सोता हुआ देखने आई थी या हमेशा के लिए सुलाने आई थी? मैं सब समझ गया हूं। बेहतर है इसी वक्त यहां से निकल जाओ। मैं अभी तुम दोनों से बात नहीं करना चाहता। वो दोनों खामोशी से बाहर निकल गईं। अहमद फौरन मरियम के पास आया, जो शदीद तौर पर सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। मरियम ने अहमद को सामने देखकर घबराहट में टूटी फूटी जुबान और तकलीफ भरी हालत में कहा, अहमद, मुझे छोड़कर मत जाना, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगी। ये सब देखकर अहमद का दिल टूट गया। उसने मरियम को गले लगा लिया और कहा, अब मैं आ गया हूं, किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। फिर अहमद ने अपनी दोनों बेटियों को भी गले लगाया, जो ये सब देखकर खौफजदा हो गई थीं। अगले दिन अहमद किसी से बात किए बगैर मरियम को लेकर सीधा अस्पताल गया। उसके तमाम टेस्ट करवाए गए। डॉक्टर ने बताया कि फालिज काफ़ी पुराना हो चुका है और देखभाल ना होने की वजह से बीमारी बढ़ गई है, मगर अगर मुनासिब इलाज और दवाएं शुरू कर दी जाएं तो मरियम दोबारा चलने फिरने के काबिल हो सकती है और थोड़ा बहुत अपना काम भी कर सकेगी। डॉक्टर ने मजीद कहा कि मरियम बगैर किसी सहारे के जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगी, अलबत्ता सर्द मौसम और ठंडी चीज़ों से परहेज और दवाओं का बाकायदा इस्तेमाल ज़रूरी होगा। अहमद ने डॉक्टर से वादा किया कि वो अपनी बीवी का हर मुमकिन तरीके से इलाज करवाएगा और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। इसके बाद अहमद मरियम को लेकर घर आया और फौरन अपनी माँ और बहन को बुलाया। उसने कहा, आप मेरी माँ और बहन हैं, मगर आपने मेरे घर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बीवी को मौत के करीब पहुंचा दिया और फिर खुद ही उसे मारने जा रही थीं। अगर आपको पैसों की इतनी ही हवस थी तो मुझे बता देती, मैं आपको इतने पैसे दे देता जितने चाहती थीं, मगर मेरी बीवी को इस हाल तक क्यों पहुंचाया? माँ और बहन ने माफ़ी मांगी, मगर अहमद ने मुंह मोड़ लिया। उसके जहन में वो दिन ताज़ा हो गया जब उसकी छोटी बेटी ने रात को रोते हुए फ़ोन किया था, अब्बा, जल्दी पाकिस्तान आ जाएं, दादी और फूफी कह रही हैं कि वो अम्मी को मार डालेंगी। उन्होंने हमारा कमरा भी छीन लिया है, हमें खाना और दवाएं भी नहीं देती। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अपने खून के रिश्ते उसके साथ इतनी भयानक साजिशों में मसरूफ़ थे। उसने सोचा कि अगर उसकी बेटी ने फ़ोन ना किया होता और वो फ़ौरन पाकिस्तान ना आता तो आज मरियम इन सब के जुल्म सितम का शिकार हो चुकी होती। अहमद ने खुद पर सख्त गुस्सा किया कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को अपनी माँ और बहनों के रहमो करम पर छोड़ दिया। बीवी और बच्चे उसकी जिम्मेदारी थे और उसे खुद उनका ख्याल रखना चाहिए था। फिर अहमद ने मरियम को बेहतरीन डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया और मुसलसल इलाज करवाता रहा। सिर्फ 2 साल के अरसे में मरियम दोबारा सेहतयाब हो गई। वो चलने फिरने लगी और घर के कई काम दोबारा अंजाम देने के काबिल हो गई। अहमद ने अपनी माँ और बहन के लिए अलग इंतज़ाम कर दिया। बहन अपने ससुराल वापस चली गई और माँ अलग रहने लगी। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी बहू और बच्चों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। बेटियों को खुश रखने के लिए वो अपनी बहू की जान लेने पर तैयार हो गई थी, मगर अहमद और मरियम ने उसे कभी माफ़ ना किया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ज़िंदगी में सब्र और ईमानदारी की कद्र बहुत अहम है। मुश्किल हालात में अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियां निभाना ही इंसान की असल ताकत है। हसद, लालच और खुद गर्जी न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इंसान की अपनी रूह और रिश्तों को भी खोखला कर देती है। इंसाफ, मोहब्बत और तावन से रिश्ते मजबूत होते हैं और दिल को सुकून मिलता है।
اگر وقت پر درست فیصلے کیے جائیں اور سچائی کا راستہ اپنایا جائے تو مشکل حالات کے باوجود کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عاجزانہ اپیل۔ دوستوں، اگر آپ کو ہمارے افسانے پسند آ رہے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل برانڈ افسانے کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب، ایک لائک، ایک کامنٹ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اردو ادب، احساسات اور زندگی کی سچائیوں پر مزید خوبصورت کہانیاں لے کر آئیں۔ ہماری یہ کاوش صرف کہانی نہیں بلکہ اردو ادب سے محبت کا سفر ہے۔ آپ کا ساتھ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور اردو افسانوں کی دنیا میں ہمارے ہم سفر بنیں۔